फुटेज तो वैसे पुरानी है, मतलब जब सोलो सिकोवा के पास यूएस चैंपियनशिप थी, लेकिन इस लाइव इवेंट में देखो भाई ये बंदा अपनी एक शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर क्या लिखवा के आया है, जहाँ पे इसने लिखा है 4 letters 1 word एंड स्टॉप। एंड ऑब्वियसली ये मॉक करने के लिए था, और अब ये वो बंदा है जिसके पास यूएस चैंपियनशिप नहीं है, जो कि देख के थोड़ा सा सैड लगता है, क्योंकि यार ये ऐसा बंदा था जिसके पास, मुझे ऐसा लगता है कि टाइटल जो है बहुत लंबे टाइम तक सकता था। और अगर आपको नहीं पता तो ये भी बता देता हूँ कि 3 साल पहले आज से ठीक ये वो टाइम था जब सोलो सिकोवा का मेन रोस्टर में डेब्यू हुआ था। और आपको याद ही होगा कि रोमन रेंस को क्लैश एट द कैसल में आके उन्होंने मदद करी थी, और वहाँ पे जाके फिर जो है ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीत नहीं पाए थे। और अगर आप देखोगे रोमन रेंस का जो ट्राइबल चीफ का इतना तगड़ा रेन रहा, अगर इसमें सोलो सिकोवा ना होता तो शायद ये रेन स्टोरी लाइन के हिसाब से इतना लंबा कभी चलता ही नहीं। तो मैं तो यही बोलूंगा भाई, जितना क्रेडिट मिलना चाहिए सोलो सिकोवा को उतना शायद नहीं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग एपिसोड नंबर 740 में, वॉइस ओवर वाले एडिशन में। और भाई क्या ऑल एलिट रेसलिंग वाले डर गए हैं, मतलब क्या डर गए हैं बोलना चाहिए या फिर डर ही गए हैं बोलना चाहिए, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया कि ESPN के ऊपर अब जो है WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट आएंगे। और अगेन ये सिर्फ यूएस की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए उन्होंने रेसलपलूज़ा अनाउंस कर दिया, बहुत सारी बड़ी चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं। तो अब AEW ने भी अनाउंस किया कि उनके भी जो PPVs होने वाले हैं वो HBO पर होंगे, HBO मैक्स के ऊपर होंगे। ये भी आपको पता है एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये बात नहीं है डरने वाली। डरने वाली बात क्या है, तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि ऐसा अभी तक हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है, जो कि हिस्ट्री ही वैसे कुछ सालों की ही है, तो जो भी छोटा टाइम रहा जब से AEW आई है, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि उनका PLE मतलब उनका PPV और WWE का PLE ये आमने सामने जाए, वो हमेशा कोई और कंपटीशन होता था। इस बार फाइनली पहली बार ऐसा होने वाला था, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऑल एलिट रेसलिंग ने उनका जो ऑल आउट वाला शो है उसकी टाइमिंग को ही चेंज कर दिया है। तो उस हिसाब मतलब यूएस के हिसाब से ऑब्वियसली वो 7 PM पर होगी, लेकिन ऑल आउट जो कि पहले ओरिजिनली इसी टाइम पर होने वाली थी, अब इस टाइम को उन्होंने चेंज कर दिया है और वो होने वाली है 3 PM पर। मतलब कि ये तो ऑलमोस्ट दिन वाला ही टाइम हो गया, और ऐसा इसीलिए ताकि वो नहीं जाना चाहते थे WWE के साथ हेड टू हेड। अब ये तो देखो बिजनेस मूव है ये पूरा, फैंस इसको इस तरीके से लेने वाले हैं कि भाई अरे यार AEW वाले डर गए, इनकी औकात नहीं है कम्पीट करने की, और वो सही भी है। लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखोगे इसे, सिंपल कि चलो ठीक है AEW जाके भी जिस रेसलिंग फैन को देखनी होगी वो जाके देख लेगा, और उसके बाद फिर वो रेसलपलूज़ा भी देख सकता है। लेकिन फिर इनके बीच में इतना डिस्टेंस भी है, मतलब एक कहाँ से होने वाला है शो और दूसरा कहाँ से होने वाला है, तो वो जाके मतलब समझ रहे हो आप। और बाकी फिर ऑनलाइन अगर आप देखते हो तो एक टाइम पर शो एयर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कि फैंस के पास ऑप्शन होगा कि वो दोनों ही शोज देखें। ये बड़ा वियर्ड सा है कि मतलब ये तो ऐसा है कि तुम दूसरी कंपनी को बिल्कुल दबाने और मारने की कोशिश कर रहे हो। और एक चीज़ नोटिस करना, ये सही है या गलत है, इस पर भाई बिजनेस में सब कुछ चलता है, तो इसके बारे में तो हम कुछ अपना ओपिनियन देंगे नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे तो कितना सॉफ्ट WWE बाकी प्रमोशंस के लिए है, जैसे आप रिंग ऑफ ऑनर की बात कर लो या आप TNA की बात कर लो, उनके साथ तो उनकी डील ही हो चुकी है, और AAA को तो उन्होंने एक्वायर ही कर लिया। लेकिन क्योंकि AEW वालों ने थोड़ा सा ऐसे WWE के अगेंस्ट में मामला फैलाया था, इसलिए इनके जो रिलेशंस है वो लग रहा है कभी सही होने नहीं वाले। और वैसे तमाशा देखने में देखो, हम जनता को तो बहुत मज़ा आता है, तो आप इस चीज़ को जो है इसी का एक पार्ट ले सकते हो। रोंडा राउजी ने रिसेंटली कुछ कमेंट किया अपने रेसलिंग करियर को लेके, और रोंडा राउजी को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं फैंस, क्योंकि उन्होंने रेसलिंग के बारे में काफ़ी सारी बातें बोली। एक तो उनका UFC वाला बैकग्राउंड था, तो इसीलिए रेसलिंग फैंस को ऐसा लगता है कि भाई ये बंदी ने आके क्या बिजनेस में क्यों आ गई है, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी WWE के अगेंस्ट बातें बोली हुई, मैंने आपको बताई भी हैं चैनल पे। तो अभी उन्होंने रिसेंटली बोला कि वो WWE कंपनी से गई क्योंकि WWE ने उनको अलाउ ही नहीं किया कि वो अपना जो इन रिंग वर्क है या फिर जो भी वो आके करती हैं प्रोग्रामिंग में, उसको वो बेटर कर सकें। तो ये WWE ने अलाउ नहीं किया। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देखो, मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से ऐसे बता देता हूँ कि जिंदर महल को भी लोग बोलते हैं कि रेसलिंग मैचेस अच्छे नहीं थे, लेकिन अब अनरियल डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद सबको पता चल गया है कि रेसलिंग मैच बढ़िया तो तब होगा जब उस मैच को उस तरीके से प्रोड्यूस करवाया गया होगा। और विंस मैकमैन कभी भी नहीं चाहते थे कि जिंदर महल एक अच्छा मैच दें, ताकि लोग उनके प्रति जो है इसी तरीके का बिहेवियर रखें। तो एक एग्जांपल हो सकता है कि कैसे क्या हम मतलब समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी को अलाउ नहीं कर रहा अच्छा होने के लिए, तो शायद रोंडा राउजी को जो अपनी बुकिंग है वो इतनी पसंद नहीं आई थी, ऐसा वो कुछ कहना चाह रही हैं। एंड जब
प्रोफेशनल रेसलिंग में वापस आने की बात आती है तो उन्होंने बोला कि आई एम प्रिटी मच रिटायर्ड, तो शायद लगता नहीं अब उनका वापस आने का कोई प्लान है। और वैसे भी विंस मैकमैन काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे रोंडा राउजी में, क्योंकि उनके पास जो पूरा अपना MMA वाला बैकग्राउंड है, UFC से वो आती है, तो उस वजह से था। बाकी तो यार देखो, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि रोंडा राउजी वापस आने वाली है, क्योंकि मतलब अब वो पुरानी बातें हो गई है, तो अब शायद ही WWE उनको लाने में कोई इंटरेस्टेड होगी। मैट रिडल के बारे में रिसेंटली कुछ बहुत ही खुरापाती चीज़ पता चली है, और ये बंदा आपको पता है बड़ा अजीब किस्म का है, बहुत सारी इनके बारे में बातें चलती रहती हैं। अभी तो भाई इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है इंटरव्यू में आके एक, तो अभी इनके बारे में ये भी पता चला कि एक चैरिटी कोई इवेंट होना था जहाँ पे प्रमोशन ने उन्हें बुलाया था और प्रमोशन ने एक्स्ट्रा एडवांस उनको पैसे दिए थे, लेकिन उस चैरिटी इवेंट में भी नहीं आए मैट रिडल, और अब वो जो पैसे हैं वो मैट रिडल को वापस करने होंगे। तो ये बड़ा अजीब सा, मतलब जो बंदा थोड़े नशे वशे में हो जाता है भाई, फिर उसका दिमाग कैसे फिर जाता है। अगर आपको नशे वाली चीज़ों से दूर रहना तो आप वो मैट रिडल से समझ सकते हो। और बाकी फिर उन्होंने अभी WWE सुपरस्टार्स के बारे में बहुत कुछ बोला। मैं ट्विटर पे जाके देख रहा था, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ पे वो गालियाँ दे रहे फैंस को, कह रहे हैं कि भाई तुम्हें मेरे को नहीं देखना नहीं सुनना तो निकलो यहाँ से, अनफॉलो कर लो, मुझे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा कुछ मैट रिडल ने बोला। और वो कहते हैं कि अब तक मेरे ऊपर कोई बैठा भी नहीं है, तो मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ। तो थोड़ा सिरफिरा दिमाग तो हो चुका है मैट रिडल का, कह सकते हैं। ये वही बंदा है जिसने एक पॉइंट पर रैंडी ऑर्टन के साथ स्टोर लाइन दी है, रोमन रेंज के साथ मैचेस करे हैं, तो वो जो बात होती है ना, ब्रोज डाउनफॉल नीड्स टू बी स्टडीड, वो चीज़ आप मैट रिडल के लिए यहाँ पे बोल सकते हो। अगली स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं हम लोग, और भाई अगली स्मैकडाउन बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, और कोशिश करो तो इसको लाइव देखने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले तो 15,000 के आसपास जो स्मैकडाउन के लिए टिकट्स हैं वो बिक चुके हैं, शिकागो से होने वाला है, और आपको पता है ये वीकली शो के लिए अटेंडेंस के हिसाब से एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और AJ ली का जो रिटर्न है वो फैंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो होगा या नहीं वो तो हमको शो में पता चलेगा, लेकिन एक स्टैट भी आया कि 4,000 ऑलमोस्ट दिन हो चुके हैं जब से AJ ली लास्ट टाइम WWE में दिखी थी। ये कुछ 3,800 दिनों के आसपास है। तो अगर स्मैकडाउन में AJ ली आती हैं तो वो इतने लंबे टाइम के बाद उनकी अपीयरेंस होगी। और एक स्पॉइलर भी क्या ऑलरेडी आ चुका है, तो किसी एक रेसलिंग अकाउंट ने ट्वीट किया जब वो AJ ली की मर्ज के बारे में पूछता है, और यहाँ पे आप रिप्लाई देखो भाई, ये रिप्लाई तो ऐसा है कि साफ साफ दिख रहा है भाई कि जैसे WWE शॉप टीम को इन्फॉर्म किया गया था, उनको शायद पता नहीं है कि इस चीज़ को छुपा के ही रखना था, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके से रिप्लाई किया जो कि गिव अवे ही करता है कि यार AJ ली अब वापस ही आ रही है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि होपफुली इन टाइम फॉर रेसलपलूजा तुम्हें कुछ मिल जाए, दिख जाए। तो मतलब इसका आप क्या मतलब समझे, ये तो अब ऐसे ही हो गया कि अब AJ ली का शायद जो रिटर्न है वो स्पॉइल ही हो चुका है। बाकी नेओमी का भी एक रिएक्शन आता है यहाँ पे, आप देखो, एक उनका बहुत पुराना उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जहाँ उन्होंने बोला था कि वो रिटायर तब तक नहीं होंगी जब तक AJ ली वापस नहीं आ जाती। तो नेओमी का कहना है कि अगर नेओमी वापस आ गई तो तुम इस सेंचुरी का सबसे बड़ा क्रैश आउट देखने वाले हो इस ऐप पर। तो अब इससे क्या एग्जैक्टली कहना चाह रही है नेओमी, वो तो आई थिंक तब और बेटर समझ में आएगा जब AJ ली वापस आ जाती हैं और अगर कोई स्टोर लाइन भी इनकी होती है। लेकिन अब हाइप तो देखो इसके अराउंड बन चुकी है बहुत ज़्यादा। अब मुझे लगता है कि WWE को भी दिख रहा होगा ये सब कुछ, तो अगर उनका प्लान होगा तो WWE शायद फिर इसको ज़्यादा कुछ होल्ड करके रखने नहीं वाले। लेकिन मैं तो सारी चीज़ फ्राइडे के लिए, हमारे हिसाब से सैटरडे के लिए छोड़ता हूँ, लाइव देखेंगे भाई क्या तमाशा होता है। क्राउड काफ़ी हॉट होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग भी होंगे, तो वो तो एक गारंटीड चीज़ है जो कि हमको इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड से मिलेगी। बाकी जॉन सीना भी आने वाले हैं। आपको याद होगा अगर आप चैनल पर एक्टिव चैट रहो तो मैंने आपको ड्राफ्ट के बारे में बताया था जो कि WWE ESPN पर करेगी, क्योंकि वो उसको थोड़ी स्पोर्ट्स वाली फीलिंग देना चाहते हैं, और जो ड्राफ्ट को करेंगे वो रिप्रेजेंट करने वाले भी ESPN के बंदे होंगे। लेकिन अब जो लेटेस्ट पता है चला है इसके बारे में वो ये है कि जो ड्राफ्ट के प्लान्स हैं WWE ने अभी इसको भी कैंसिल कर दिया है। देखो क्लियर पता चल गया है कि जो ट्रिपल एच है वो ड्राफ्ट का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं, क्योंकि वैसे WWE इसको एनुअली करती थी, लेकिन अब तो आई थिंक 1 साल से भी काफ़ी 1.5 साल के आसपास हो चुका है जब लास्ट टाइम WWE में ड्राफ्ट हुआ था। तो मतलब अब WWE इस चीज़ को सीरियसली लेती नहीं है। और ड्राफ्ट का मतलब भी क्या है, ड्राफ्ट का मतलब आप क्या समझते हो मुझे बताना। मैं तो आई थिंक कल वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये ड्राफ्ट होने का मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब ड्राफ्ट के बाद होती हैं तो वो लगती तो नहीं है कि यार ड्राफ्ट को कोई सेंस बना, ये तो तुम वैसे भी कर सकते थे। बहुत बार ऐसा भी फील होता है। तो वैसे इतना कोई ज़्यादा पीछे भी नहीं पड़ा इस ड्राफ्ट वाले कॉन्सेप्ट के, टू बी ऑनेस्ट। ये तो बस ऐसा है कि हाँ कुछ एक अलग इवेंट वाली फीलिंग आ जाती है, उससे ज़्यादा फिर इसका कोई मतलब बनता नहीं है। शायद WWE खुद ही एक मैच जो है रेसलपलूजा के लिए हमको बता रही है, एक और मैच जो प्लान कर रहे हैं। और WWE ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल उन्होंने कोलाज की तरह स्प्लिट स्क्रीन के साथ जे ऊसो, जिमी ऊसो और ब्रॉनसन्स को दिखाया हुआ है। और यहाँ पे जे ऊसो बोल रहे हैं भाई मुझे तेरी ज़रूरत है, और यहाँ पे ब्रॉनसन रीड बोल रहे हैं कि भाई हम दोनों बेटर ही हैं ऐसे करके। तो शायद
शायद ये अब शायद नहीं, डेफिनेटली ये उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि अब जिमी ऊसो साथ में आ गए हैं। तो ऐसा तो सुनने में आ रहा है कि शायद ऊसोस का जो रन है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। और आई थिंक अगर जे ऊसो के अराउंड थोड़ा सा माहौल ठंडा करना है तो ये चीज़ WWE के लिए एक दवाई की तरह काम कर सकता है, क्योंकि आपको पता है जे ऊसो के ऊपर सबकी नज़र रहती है, उनको क्रिटिसिज्म भी काफ़ी मिलता है, क्योंकि जब आप स्पॉटलाइट पे होते हो तो फिर आपको ज़्यादा लोग आपके ऊपर ओपिनियन बनाते हैं, तो फिर उस टाइम पे आपके लिए शाइन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा ऊसो साथ में आ गए तो मुझे लगता है कि थोड़े जो फैंस हैं वो ईजी हो सकते हैं जे ऊसो के ऊपर, और शायद उन फैंस में से एक मैं भी हूँ। बट फिर वो क्रिटिसिज्म की भी अगर बात करोगे तो वो क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं, मतलब हेट अलग होती है और क्रिटिसिज्म अलग होता है। आई होप आप इस चीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ पा रहे होगे। एक मैं ट्वीट आपको दिखाता हूँ, और ये थोड़ा सा क्राई बेबी जैसा होना हो जाएगा, बट फिर भी देखते हैं इस ट्वीट में क्या है। तो इस बंदे के दिमाग में एक थॉट आया, और वो था कि अगर रेसलमेनिया 40 में जहाँ पे रोमन रेंस ने अपनी चैंपियनशिप हारी थी और उनका वो जो 1300 दिनों का रेन है वो टूटा था, अगर वो नहीं टूटता और जॉन सीना ही 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाते और रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच होता, तो उस टाइम पे 1500 दिनों का टाइटल रेन हो चुका होता रोमन रेंस का, और फिर जॉन सीना डीथ्रोन करते रोमन रेंस को, और इस तरीके से वो कैप्चर करते अपनी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप। भाई सुनने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है ये, क्योंकि ऐसी स्टोरी होती फिर कि रोमन रेंस जो कि 1500 दिनों तक चैंपियन था, उसको हराने के लिए वही बंदा आया जिसने पूरी WWE को रूल करके रखा हुआ था एक टाइम पे, जो कि अभी तक की WWE की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बार का वर्ल्ड चैंपियन है। तो ऐसा करके भी कुछ जो कहानी है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन अब हिस्ट्री को मिटा के दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, अब जो भी है। बट आई थिंक कोडी रोड्स को उसके बाद जो भी उन्होंने WWE कंपनी के लिए करके दिया वो उनको बेनिफिट ही कराया, भले ही उनकी स्टोरी लाइन कैसी हो, लेकिन बिजनेस तो उन्होंने देखो चमका के दिया है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर जरा सा भी आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो भाई आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा और विचार करने की जरूरत है। स्टोरी लाइन के बारे में डेफिनेटली आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन बिजनेस तगड़ा बनाया। अब जैसे आपको पता है कि WWE ने अपने जो प्रीमियम लाइव इवेंट्स हैं उनको ओवरसीज बाहर दूसरी कंट्रीज में लेके जाना शुरू किया है, और कतार में एक और कंट्री लग चुकी है। और गलती से ही मत सोच लेना कि ये इंडिया है, ये जो कंट्री है वो है हमारे इंडिया के पास वाली चाइना। अगर आप नोटिस करोगे तो चाइना के इतने ज़्यादा इवेंट होते नहीं है, WWE वहाँ पर जाती नहीं है, और ये जो 2020 के बाद वाला पीरियड है उसके बाद से तो आई थिंक एक बार भी नहीं गई है। तो अब WWE वहाँ पे एक PLE लेके जाने का प्लान कर रही है, जो कि हांगकांग सिटी में है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है WWE के हिसाब, मतलब जैसे उनको चीज़ें यूरोप में मिल जाती हैं या फिर वो दूसरे US से बाहर चले जाते हैं, कनाडा में चले जाते हैं, तो वैसे ही उनके पास सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ऐसे शोज़ को अच्छे से रन करने के लिए, वो सारी चाइना में भी हैं। क्राउड के बारे में इतना मुझे कुछ खास पता नहीं वहाँ पे, क्योंकि अब तो बहुत पुरानी बात भी हो गई कि वहाँ कैसा हिसाब किताब रहता था। बट क्योंकि WWE बहुत एक्सप्लोर कर रही है ओवरसीज़, तो अब आपको एक बहुत ही बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट चाइना के अंदर भी दिख सकता है, हांगकांग में भी दिख सकता है। वहाँ के लोग जाएंगे, पैसे वैसे खर्च करेंगे, WWE को प्रॉफिट देंगे, तो फिर WWE जैसे अपने यूरोपियन शोज़ करती है वैसे ही आपको आगे चाइना वाले शोज़ भी दिखते रहेंगे। विंस मैकमैन के बारे में रिसेंटली हमने बात करी थी कि भैया उनका हैप्पी बर्थडे हुआ था, और इस हैप्पी बर्थडे से कुछ फोटोज़ भी आई थी, तो वहाँ पे गॉड फादर भी आते हैं, और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मतलब कुछ तो मतलब वहाँ पे ना फोटोज़ और फोन्स वगैरह अलाउड नहीं थे, इसलिए जो पिक्चर्स हैं वो भी कहीं से नहीं आई। तो सोचो भाई कि मतलब कितना ऐसा इवेंट था कि नहीं, इससे फोटोज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब कुछ है हिसाब किताब भाई विंस मैकमैन का अलग। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अपनी नई गर्लफ्रेंड से भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो पता नहीं कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि मतलब अभी तक हमने कोई लिंडा मैकमैन और विंस मैकमैन के बारे में कुछ सुना नहीं कि इनका क्या था। मतलब आई थिंक आ गया था पब्लिक में, आ गया था कि अब सेपरेट हो चुके हैं, बट बहुत सालों तक वो आया भी नहीं था, और ये शायद बहुत टाइम पहले ही सेपरेट हो गए थे। तो पता नहीं इनके रिलेशनशिप वाला हिसाब किताब तो अलग से ही चलता है। और मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि 80 साल के आप हो और आपकी अभी एक गर्लफ्रेंड है, तो पता नहीं कि कैसे काम करती हैं चीज़ें, बट जो भी है शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। और अभी तो फिलहाल जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है, तो लेट्स सी क्या WWE ये अनथिंकेबल चीज़ करती है अगर वो विंस मैकमैन को जॉन सीना के फेयरवेल टूर के अंदर फीचर करती है। और फाइनली हम बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, और अब आप लेजिट बोल सकते हो ब्रॉक लेसनर को द बीस्ट इनकार्नेट। तो अब यहाँ से मैं बातें आपको बताने वाला हूँ ब्रॉक लेसनर के बारे में, डेफिनेटली वो आपको खुश करने वाली है अगर आप ब्रॉक लेसनर के बड़े वाले फैन हो। और सबसे पहली बात, ब्रॉक लेसनर अभी रिटायर नहीं होने वाले। तो स्पेकुलेशन कुछ ये है कि
भले ही ब्रॉक लेसनर रिटायर नहीं हो रहे, लेकिन WWE उनको बहुत ही लिमिटेड डेट्स पर यूज़ करने वाले, बहुत ही लिमिटेड, मतलब लिमिटेड का भी लिमिटेड होने वाला है ब्रॉक लेसनर के साथ। WWE के पास कोई ऐसा प्लान नहीं कि वो बहुत ही कंसिस्टेंट उनको वीकली शोज़ पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे कोई फीचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से WWE लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर पाएगी ब्रॉक लेसनर को और उनको रिटायर भी नहीं होना पड़ेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी चीज़, अब आपको शायद ही ब्रॉक लेसनर एज बेबी फेस दिखेंगे। हमसे वो काफ़ी मुश्किल से डाइजेस्ट हो रहा था अभी जब लास्ट उनमें ब्रॉक लेसनर का बेबी फेस टर्न हुआ था, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर वैसा है ही नहीं। और वैसे भी अब जिस तरीके की चीज़ें उनके अराउंड चलती हैं, WWE शायद ही वैसा रिस्क लेने वाली है दोबारा कि वो ब्रॉक लेसनर को बेबी फेस बनाए। तो अब वो बिल्कुल हरामी पागल आदमी जो होता है ना ब्रॉक लेसनर की, भाई जाके वो भिड़ गया, तो वैसा वाला ही जो ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर है वो होने वाला है। और आपको याद होगा, अगर आप चैनल पर एक्टिव चैट रहो, कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर की बुकिंग बहुत तगड़ी होने वाली है। तो अगर आप उनके उन मैचेस को भी देखते हो कि भाई अच्छा ये ड्रीम मैच है, वो ड्रीम मैच है, तो बाकी सुपरस्टार्स की तरह वैसा सीन ब्रॉक लेसनर के साथ करना ज़रूरी नहीं है कि वो मैचेस हारेंगे। तो भले ही वो प्रोग्राम कर रहे हैं मान लो गुंथर के साथ, या फिर आप एक बहुत ही ड्रीम उनका मैच मान सकते हो ब्रॉन ब्रेकर के साथ, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये नहीं कि वो उनको ओवर ही करके जाएं, क्योंकि ये जो थिंग अभी चल रही है ब्रॉक लेसनर के साथ वो डिफरेंट है जिस तरीके से अब WWE ब्रॉक लेसनर को देख रही है। तो अगर बंदा किसी के साथ मैच कर रहा है उसको ओवर करने के लिए, और स्टिल अगर वो मैच वो हारता नहीं है, तो समझ लो फिर किस टाइप की जो बुकिंग है वो हमारे सामने आने वाली है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। और यही वो ब्रॉक लेसनर है जो कि फैंस देखना भी चाहते थे। और क्योंकि ब्रॉक लेसनर भाई अभी भी लिमिटेड है नहीं बंदा, भाई उसकी एज जितनी भी हो जाए वो अभी भी वैसे ही लड़ सकता है, वैसे ही ग्रिंग में हो सकता है जैसा कि वो 2002 के आसपास था। तो भाई देखो अब आगे ब्रॉक लेसनर का हिसाब किताब कैसे चलता है। जॉन सीना वाली फ्यूड के बाद फिर रेसलमेनिया भी है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो बुक होंगे ही। बाकी अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना। मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।